नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम ये पार्ट थर्ड टॉपिक इसका थर्ड जिसका नाम है जो आपको बताते हैं जिसका नाम है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना। ठीक, दो टॉपिक हमने पढ़ा दिए। फ्रांस की क्रांति चल रही है, अभी चैप्टर ये अभी तक चल रहा है। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद करें। ठीक, फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुईस 16वें ने फिर संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु हस्ताक्षर तो संविधान पर कर दिए थे कि अब संविधान सबसे ऊपर है, पर साला बहुत चालू था। ये इसने पर्सा के राजा था ना, पर्सा पर्सा वर्तमान में एक देश पहले था, वर्तमान में नहीं है वो, परंतु पर्सा के राजा से उसकी गुप्त वाली वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से इन पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, क्योंकि फ्रांस में राजतंत्र से लोकतंत्र आ गया था, जिससे डर गए थे लोग कि अरे हमारे देश में भी जनता ऐसे आक्रोश कर दिया तो हमारे भी इधर लोकतंत्र आ जाएगा और हमारी सत्ता डर जाएगी और ढह भी सकती है। इसलिए सब डरे हुए थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। देख लो भाई साहब, योजना बना ली, लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। क्यों किया ये देख सकते हैं आप। अप्रैल 1792, डेट याद रखना, अप्रैल 1792। क्यों? क्योंकि पर्सा ऑस्ट्रिया कौन सी थी? ऑस्ट्रिया जिसकी मेरी एंटोनेट किसकी किसकी लुगाई थी, मतलब किसकी ये वाइफ थी? ये थी लुईस 16वें की। और पर्सा पर्सा का राजा आपको पता ही है, पर्सा का राजा भी चालू था। तो ये दोनों देशों को लिए मतलब एक विरुद्ध युद्ध घोषणा प्रस्ताव का पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे, भर्ती भी होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। क्या? उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। इन्होंने सोचा कि यूरोपीय लोग ये साले राजाओं ये साले हमारे पे आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने पहली सेना तैयार करी और धावा बोल दिया और सौराष्ट्र कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। ये उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये भी पॉइंट मिल गया। फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है? मार्सिले। कौन सा है? मार्सिले, क्योंकि मार्सिले ने गाया था। क्रांतिकारी युद्धों से अब आगे चले। क्रांतिकारी युद्धों में जनता भारी शर्तें एवं आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। जनता को ये आर्थिक कठिनाई भी झेलनी पड़ी थी और शर्तें भी झेलनी पड़ी थी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई थी। आपको बताएं, देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीर को ही राजनीति अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वोट गरीब तो दे नहीं सकते थे, आपको पता है, और महिला दे नहीं सकती थी, आपको पता ही है, और अमीर लोग दे सकते थे, ये आपको पता ही है। और ये तो प्रमुख बात है, मतलब मध्यम वर्ग दे सकते थे, क्योंकि अब 18वीं सदी में मध्यम वर्ग पन पाता है, ये आपको पता ही है। तो आएगा मध्यम वर्ग किसमें? तीसरे स्टेटस मतलब जनसाधारण में आएगा। उसके बाद 1791 में संविधान में सिर्फ अमीर को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए लोगों राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीति और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। कौन? गरीब लोग। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा। पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट, अभी बताएंगे कॉन्वेंट किसे कहते हैं।
कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर बना। किसका नाम? जैकोबिन क्लब का नाम। ठीक, जो महिलाएं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो अब इस राजनीति समूह का अड्डा बन गए थे, गरीब लोग थे, चर्चा करते थे रात को आके, ये इनका एक डेरा बन गया था, मतलब अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं इस क्या शुरू कर दिया, इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, देख सकते हैं। ऐसे दिया है कि खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों के मांगों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे जरूर। महिला भी बहुत ज्यादा अधिकार धार्मिक ये सब उठाए। तो जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जैसे कि अभी मैंने बताया था, गरीब लोग थे, दुकानदार थे, कारीगर जैसे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर, दिहाड़ी मजदूर शामिल। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबस्पियर, ये रॉबस्पियर याद रखना, रॉबस्पियर बहुत खूंखार आदमी। रॉबस्पियर क्लास नंबर पढ़ रहे हैं हम, क्लास 9। रॉबस्पियर था किसका? इन सभी लोगों का नेता था ये रॉबस्पियर। साला ये भी बहुत ज्यादा आपको बताएंगे। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। धारीदार लंबी पतलून, इसके बाद निर्णय किया ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस, मतलब घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान तरीका था। इसके बाद कॉन्वेंट, अभी हमने बात की कॉन्वेंट ऑफ ऐसा कुछ बनाया था। जैकोबिन क्लब किसके नाम पर बना था? तो ये कॉन्वेंट आ जाने कॉन्वेंट किसे कहते हैं? कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है। ठीक, सो कुलोथ मतलब बिना ब्रीचेस वाले दंपति। इसके बाद ये दे सकते हैं, ये पढ़ते हैं अभी, ये क्या लिखा हुआ? चित्र 10 क्या है? नानिन वालिंग लिबर्टी, स्वतंत्रता। ये किसी महिला कलाकार के द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। हर 2 साल में लगने वाली सेलोन नामक नुमाइश में अपने चित्रों के प्रदर्शित कर सके। ये तस्वीर स्वतंत्रता का नारी रूपक है, अर्थात नारी आकृति का स्वतंत्रता प्रतीक है। इसके बाद हम पढ़े, इसलिए जैकोबिनों को सो कुलोथ के नाम से जाना जाता था। अब पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि जैकोबिनों को किस नाम से जाना जाता था? सो कुलोथ के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। ठीक, बिना घुटने वाले। ठीक, ये बात याद रखना, सो कुलोथ मतलब बिना घुटने वाले। ये आप थोड़ा मतलब कॉपी में लिखा करो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद सी कुलोल पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। उसके बाद जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, कौन सी? टोपी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1752 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिसवासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। पेरिसवासी मतलब फ्रांस की राजधानी क्या थी? पेरिस। तो पेरिसवासियों ने, जैसे हम जयपुर में रहते तो जयपुरवासी, अरे मतलब हर एक सेट करते हैं, लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। क्यों? वजह देख सकते हैं। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टूलेरी एक महल था, जैसे पास का एक दुर्ग था, जिस प्रकार एक टूलेरी के महल पर धावा बोल दिया। कब? ये पूछ सकते हैं 1752, 10 अगस्त 1752। अभी आपको पूरा बताएंगे, फिर आप भूल जाओगे मुझे बताएं। पूरे नोट्स तो बनना नहीं थे आपको बताइए। 10 अगस्त 1752। ठीक, याद रखना। टूलेरी मतलब कब धावा बोला? 10 अगस्त 1752 को। राजा के रक्षकों को मार डाला, आपको पता है, सैनिकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव करे दिए गए। तो फिर क्या हुआ?
पहले 25 वर्ष थे, अब 21 वर्ष हो गए। ये बात याद रखना। कब हुआ? टूली रिगमल पर धावा बोलने के बाद राजा को बंदी कर दिया, ये आपको पता है। ये प्रमुख प्रमुख पॉइंट आपको याद होने चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो ये आपको याद होगी तो अच्छी बात है ना। ठीक, 21 वर्ष की उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, ये बात याद रखना। जब मतलब बाद में 10 अगस्त को 1792 में ट्यूली रिगमल पर धावा बोला, राजा को बंधक बना दिया और फिर फांसी भी देंगे, आपको बताएंगे। तो उसमें क्या हुआ, लोगों को पहले ओनली अमीर लोग थे वो भी वोट दे सकते थे, सिर्फ अमीर लोग, और महिलाएं नहीं दे सकती, बच्चे नहीं दे सकते थे, और 25 वर्ष आयु थी। अब घटा के 21 वर्ष आयु कर दी गई है। कब? डेट याद रखना, 10 अगस्त के बाद, 10 अगस्त 1792 याद रख देना। डेट नहीं याद हो तो कुछ नहीं। अब की बात 1792 याद रखना है, 10 अगस्त नहीं, क्योंकि 10 अगस्त को तो ट्यूली रिगमल पर धावा बोला था। ठीक, ये आप सिर्फ 1792 याद रख देना, ऐसे कह देना 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को, चाहे संपत्ति हो या नहीं हो, को मत देने का अधिकार दिया गया। और ये तो बात आपको पता है, महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था, अभी तक भी। तो महिलाओं ने बहुत ज्यादा घुसाया। फिर देखेंगे नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। फिर नाम चेंज किया, नाम किया था पहले, नाम पहले था असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो उसका नाम चेंज करके अब नाम क्या रख दिया? कन्वेंशन। कन्वेंशन अभी बताते, कन्वेंशन कन्वेंशन कन्वेंशन, ये नाम रख दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने स्वतंत्र का राजतंत्र का अंत कर दिया। कब अंत हुआ? 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र अंत कर दिया, क्योंकि लुई सोलह दे सकते हैं। फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उसके प्रमुख चुनाव जनता करती है। ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। ठीक, उसके बाद लुई 16वें को न्यायालय द्वारा लुई 16वां को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। ठीक, फिर 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्दी रानी मैरी एंटोइनेट का भी वह असर हुआ, वही असर हुआ, फिर इसको भी फांसी दे दी। तो देशद्रोह मतलब अपने देश का या सरकार से विश्वासघात करना। देशद्रोह किसे कहते हैं? सरकार या अपने देश से विश्वासघात करना। फिर रॉबस्पियर बना शासक मतलब पावर ज्यादा ही है, आतंकराज मतलब रॉबस्पियर के पास, रॉबस्पियर। तो सन 1793 से 1794 तक काल को आतंक का युग कहा जाता है। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि आतंक का युग किस काल को कहा जाता है? 1793 से 1794 के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रॉबस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन, पादरी, अन्य राजनीति के दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाला पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलेटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। अब बात करेंगे गिलेटिन किसे कहते हैं। गिलेटिन प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो गिलेटिन किसे कहते हैं? गिलेटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर कौन से? डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। तो ये पूरी लाइन दिख रही है ना, ये अभी बात करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक, ये पूरी लाइन दिख रही है ना, ये
गिलोटिन वाली, ये पूरी ना ये इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं गिलोटिन किसे कहते हैं, ठीक। तो ये प्रमुख ये गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते हैं, और आरे वाली एक मशीन थी, आरे वाली प्रमुख मशीन थी, दो खंभों के बीच आरे वाली एक मशीन थी, ये प्रमुख याद रखना, और जिस पर रखकर अपराधी से धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम, इसके आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर गिलोटिन, ठीक। इसके बाद ये आपको पता है, ये तो करना ही था। और ये असर कौन करता था? रॉब्सपियर ही करता था। कुलीन पादरियों के बहुत बार इन्होंने ऐसे असर किए थे। उसके बाद ये आतंक का युग रॉब्सपियर काल में आया था। रॉब्सपियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिक के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। जैसे कि आप बात करते हैं परंपरागत मॉन्स्यूर मतलब महाशय, एवं मदा मतलब महोदया, ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में है मॉन्तस्यूर, हिंदी में महाशय, मदा मतलब महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिला को सितोयन मतलब नागरिक एवं सिटीईन मतलब नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। पर अब तो रॉब्सपियर के काल में लोगों को भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई बड़े आदमी है जैसे कि कुलीन पादरी तो महाशय या महोदया के पुकारेंगे। अब तो सभी को नागरिक या नागरिका के पुकारा जाता था, या नाम बोल दो इससे अच्छा। रॉब्सपियर ने मतलब अच्छा भी था, बुरे थे ये कहे तो, पर आतंक युग इसके काल में था क्योंकि गिलोटिन पर सिर भी सबका देता था, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इसके आगे चलते 2 मिनट को 2 मिनट। इसके बाद देखें तो रॉब्सपियर ने अपनी नीतियों को इतनी शक्ति से लागू किया कि उसके समर्थक त्राही करने लगे। मतलब हाय हो गए पूरे मतलब त्राही मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब पूरे मतलब हाहाकार हो गया इनके दुश्मनों का पूरा, मतलब समर्थक भी त्राही मतलब पूरे आप समझ गए होंगे। अंत 10 जुलाई, ये बात याद रखना है, ये पॉइंट है ये, ठीक। इसके बाद तो चलते हैं, ठीक। तो जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया। किसे? रॉब्सपियर को। ये याद रखना 1793 से 1794 को आतंक का युग कहा जाता है। ये आपको बात याद रखना है। जुलाई 1794 को कब किसको? रॉब्सपियर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो ये रॉब्सपियर की कहानी पूरी खत्म, और ये पूरी पढ़ लेना इसका क्या बोल रहा है रॉब्सपियर, ठीक। फिर ये देख सकते हैं, ये तो सुनते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार की जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। वे प्राचीन सभ्यता थी रोम की, यूनान की। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप अस्थायी सामग्री का बना था, जिसे जब चाहे तोड़ा जा सकता था। 3.2 डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। किसके पास? तबके के पास, तबके आदमी थी, तबके पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया था।
इस प्रावधान के जरिए जैकोबियन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि डायरेक्टरी किसे कहते हैं। अक्सर विधान परिषदों से होता है, तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती है। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब नेपोलियन तो आएगा 1804 में, आपको पता ही है, तो पढ़ते हैं आगे। ठीक, उसके बाद डायरेक्टरों का झगड़ा। अब फिर नगर वापस से किन में लड़ी होने लगी। प्रमुख दो थे। एक तो नगर परिषद, दो चुनी गई। विधान परिषद का प्रावधान था, इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। कार्यपालिका कौन सी थी? डायरेक्टरी। और विधान मतलब कार्यपालिका और विधान परिषद में दोनों में लड़ी होती रहती थी। एक बार उसमें झगड़ा, रोजाना झगड़ा। इसमें फायदे किसने उठाया? नेपोलियन ने। अभी बात करते हैं, बहुत मजेदार बात है कि डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया इस संविधान के जरिए। जैकोबियन ने शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। डायरेक्टरों मतलब कार्यपालिका, अक्सर विधान परिषदों से झगड़ा होता था। उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती किन्हें? डायरेक्टरों को। कौन? ये परिषद, विधान परिषद। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। सरकार के स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपन्न, समानता, बंधुत्व, प्रेरक आदर्श बने। ये हमारे संविधान में कौन से 3 शब्द फ्रांस से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये याद रखना। पहला स्वतंत्रता दिख रहा है, दूसरा समानता, तीसरा बंधुत्व। ठीक, ये याद रखना। 3 प्रेरक आदर्श लिए गए थे, भारत ने लिए थे ये फ्रांस से। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। ठीक, इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। फिर ये भी हुआ। आप देख सकते हैं, चौथा टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे हम। इसमें क्या है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? हाँ, जरूर हुई है। ठीक, तो हम कल पढ़ेंगे। बाय बाय। आज भी 21 मिनट की क्लास, कल भी 21, पूरी 21 की टॉपिक होता है पर डे। ठीक, हमें लगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।